हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 3 के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 और 2 देख लें ताकि पार्ट 3 आपको अच्छे से और इजीली समझ में आए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हम मास को कैसे मेज़र करते हैं, हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम मास को कैसे मेज़र करते हैं। देखिए, इन जनरल आपने देखा होगा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं वो हम नॉर्मल वेइंग मशीन पे मेज़र कर लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं ऐसे बैलेंस करने का होता है, तराजू जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये इस तराजू पे हम मेज़र कर लेते हैं वेइंग मशीन पे, या इस पे हम मेज़र करते हैं नॉर्मल कॉमन डे टू डे लाइफ की चीज़ों को। ठीक है, लेकिन उस वेइंग मशीन से, उस तराजू से आप यूनिवर्स का मास या प्लैनेट्स का मास या स्टार्स का मास नहीं निकाल सकते। ये हम कैसे निकालते हैं? इतने हैवी चीज़ों का जो मास है वो निकालते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। ठीक है, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ये एक डायग्राम है इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूले का, आप देख सकते हैं। इसमें हम कैसे निकालते हैं? जनरली ये फॉर्मूला यूज़ होता है। एक थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है। तो अब मान लीजिए हमें निकालना है मास सन का। ठीक है, सन का मास हमने लिया m, अर्थ का मास हमने लिया स्मॉल m। तो ये फॉर्मूले में हमें अर्थ का मास हमें मालूम होता है, डिस्टेंस हमें पता होता है सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर का। ठीक है, ये जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है। तो इजीली हमारा ये निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, तो ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली निकल जाता है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये ऐसा मेथड इतना डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो बड़े बड़े लार्ज मासेस की चीज़ें हैं, यूनिवर्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल मासेस। स्मॉल मासेस मतलब जैसे कि एटम्स का अगर हमें मास निकालना है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालना है, प्रोटॉन्स का मास निकालना है, मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो ये सब कैसे निकालोगे आप? ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है आपका स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ होता है मेनली, जो उसमें यूज़ होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके थ्रू जो ग्राफ प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये कैसे काम करता है? ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कैसे काम करता है, कैसे ग्राफ प्रोड्यूस होता है? देखिए, मान लीजिए एक पेपर पेपर बॉल है। ठीक है, और मैं यहाँ से बहुत प्रेशर से यहाँ से पानी फेंकता हूँ। ठीक है, और आपने ये इस डायरेक्शन में पानी फेंक रहा हूँ मैं, आपने बॉल फेंकी इस डायरेक्शन से, तो क्या होगा? ये पेपर बॉल है, इतनी तेज पानी इस पेपर बॉल में पड़ेगा तो क्या होगा? ये बॉल क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने पाथ से। ठीक है, इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। लेकिन ये अगर बॉल पेपर की जगह, ये बॉल अगर आयरन की बॉल होती तो ये जो पानी है ये इसको इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ये कम डिफ्लेक्ट होती। और भी ज़्यादा अगर कुछ डेंस होता तो बिल्कुल सीधा निकल जाती। तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है इस बॉल का, वो डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके मास के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका मास होगा इतना ज़्यादा डेंस होगी ये, उसके हिसाब से इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास निकालने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर में यही प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो ये देखिए एक तरीके से ये स्पेक्ट्रोमीटर का ये कैसे काम करता है ये दिखाया हुआ है मैंने डायग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एटम्स का मास निकालना है। हम इन एटम्स को आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करने का मतलब है इन एटम्स को हम क्या करते हैं? चार्ज कर देते हैं।
ठीक है। फिर ये आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेट्स लगी होती हैं, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा हैवी होगा कम डिफ्लेक्ट होगा, लाइट होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो यही वही प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था अभी, एनालॉजी मैंने आपको दिया था अभी कि पानी और बॉल का, वही चीज यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, आयोनाइज किया, मैग्नेटिक फील्ड में उसको पास कराया पार्टिकल को, ज्यादा हैवी है कम डिफ्लेक्ट होगा, लाइट है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखने की बात ये है कि एटम्स और ये सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर, वो मेजर होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, उनकी यूनिट ये होती है। ठीक है, ये और ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है आपका बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बारे में, तो उसको याद रखिएगा। अब ये है आपका कि रेंज, कि किस रेंज में हमने मास को नाप चुके हैं अभी तक। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने रेंज दिखाया था लेंथ का, तो यहाँ पे मास का है टोटल मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हमें दिखाई देता है, तो उसका भी इसका मास देखिए ये है। वैसे कई बुक्स में 10⁻55 है, यहाँ 10⁻52 दिया है, तो ये एस्टिमेट ही किया जाता है, एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, तो एस्टिमेट किया गया है इतने के आसपास है। ठीक है, तो ये काफ़ी, देखिए यूनिवर्स के मास से लेके इन्होंने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के मास तक को निकाल दिया, तो ये ह्यूज वेरिएशन है। तो ये अपने आप में फिर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ों को हमने इतने वाइड स्पेक्ट्रम में हमने मास निकाला हुआ है। अब आते हैं हम टाइम कैसे मेजर करते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, अब बारी आती है टाइम की। ठीक है, टाइम मेजर करने के यहाँ पे मेनली 3 तरीके दिए हैं। तो सबसे पहले ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल वर्ड्स में बोलूँ जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, ये वही है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, पहले ये पेंडुलम की वॉचेस आती थी, आपने देखा होगा ना, पेंडुलम लगा रहता है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है इधर उधर। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो पेंडुलम वाली वॉचेस थी ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो जैसी ग्रेविटी चेंज हो रही है, अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, तो ग्रेविटी चेंज हो जाती थी। तो फिर ये पेंडुलम की वॉचेस वहाँ पे जो टाइम में एक्यूरेट नहीं देती थी। फिर इसीलिए हमने यहाँ पे क्वार्ट्स की क्लॉक्स को निकालना स्टार्ट किया। क्वार्ट्स की जो क्लॉक हैं ये कैसे काम करती हैं, इसके अंदर एक मिनरल होता है। क्वार्ट्स क्या है, एक मिनरल है, ये इसके अंदर लगा होता है इस क्लॉक के अंदर। ठीक है, इसकी वाइब्रेशंस के थ्रू हम मेजर करते हैं टाइम को। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रफ एक आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे टाइम मेजर हो रहा है। अब जो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम मोस्टली जो काम करता है वो एटॉमिक क्लॉक्स पे करता है। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एटॉमिक क्लॉक्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो है सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सीजियम एटॉमिक क्लॉक क्या है, ये काम करती है सीजियम एटम के वाइब्रेशन पे, ये काम करती है सीजियम एटम के वाइब्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, जिस हिसाब से ये वाइब्रेट करता है उसी हिसाब से टाइम यहाँ पे मेजर होता है। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है कि जैसे क्या करते हैं, ये आप देखिए ये पिक्चर है सीजियम एटम ट्यूब, यहाँ पे सीजियम एटम को पास कराया जाता है, फिर यहाँ पे रेडियो वेव्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, तो उसके हिसाब से ये एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, रेजोनेट होते हैं, इनकी एनर्जी, ये सीजियम का एटम है, ये आएगा ऐसे, यहाँ रेडियो वेव्स होंगी, उसके ये रेडियो वेव्स क्या करेंगी, सीजियम के एटम को, इसकी एनर्जी स्टेट को चेंज कर देती हैं, तो उसके हिसाब से ये फिर सीजियम का एटम वाइब्रेट होता है, तो उसकी वाइब्रेशंस के थ्रू ही हम टाइम को यहाँ पे मेजर करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक चीज़ और, ये इतना एक्यूरेट होता है कि ये लूज करेगा 1 सेकेंड सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स में, तो इतना इसका वाइड इसकी एक्यूरेसी है, 1 सेकेंड लूज करेगा 100 मिलियन ईयर्स में। ठीक है, अब आप पूछेंगे इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत क्या है हमको। इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आपका जीपीएस चल रहा है, ठीक है, जो आप पोजीशन को लोकेट करते हो, जीपीएस जो आप यूज़ करते हो, वो सारा का सारा डिपेंड है आपका इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर, इतनी एक्यूरेसी के ऊपर।
ठीक है। वर्ल्ड वाइड हम टाइम को नापते हैं सेकंड्स में, ठीक है। ये सेकंड्स भी कैसे हमने डिसाइड किया है, ये हमने सीजियम एटम की वाइब्रेशंस के बेसिस पे डिफाइन किया है। ये देखिए, आप देख सकते हो, इतनी जब वाइब्रेशंस होती हैं सीजियम एटम की तो उसको हम मानते हैं 1 सेकंड, तो एक फैक्ट है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है टाइम मेजर करने का वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। इसमें मेनली कार्बन डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल मतलब फ्यूल क्या है, मतलब सॉरी फॉसिल क्या है यहाँ पे, ये एक तरीके से आप मान लीजिए बोन्स हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायनासोर की हैं, बहुत पहले जो पास्ट में हमें उसकी स्टडी करनी होती है कि कितना टाइम पुराना है, तो इससे ये डायनासोर की जब ये हमने बोन्स देखी हैं, इसकी हड्डियाँ देखी, अब हमें पता करना है कि डायनासोर पहले कितने टाइम पहले अर्थ से एक्सटिंक्ट हुए, अर्थ से पहले कितने टाइम पहले थे। तो ये हम कार्बन डेटिंग के थ्रू, इस बोन की कार्बन डेटिंग के थ्रू हम इसे गेस कर लेंगे कि ये डायनासोर अर्थ पे कितने टाइम पहले थे, ठीक है। ये दिया हुआ है किस तरीके से कार्बन डेटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर अब रेंज देख लेते हैं, जैसे अभी मास की देखी थी, अब ये टाइम की रेंज देखिए। हमने एज ऑफ यूनिवर्स नापा है, ये एज ऑफ यूनिवर्स है, ये देखिए आप। और हमने एज नापी है मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल की, वो ये है 10⁻⁻24 सेकेंड। तो फिर यहाँ पे देखिए ह्यूज वेरिएशन है। एज ऑफ यूनिवर्स से लेके हमने नापा है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं रेंजेस की, ठीक है, हमने किस किस की रेंजेस देखी हैं अभी तक। लेंथ की देखी है पार्ट 2 में, लास्ट वीडियो में हमने टाइम की देखी है, हमने मास की देखी है रेंजेस। अगर आप इन रेंजेस में जो सबसे हाईएस्ट है और जो सबसे लोएस्ट है, इसका आप रेशियो निकालेंगे तीनों में, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का, तो रेशियो जो आएगा वो ऐसे आएगा, इसके टर्म्स में आएगा 10⁻24 तीनों का। लेंथ में जो हाईएस्ट वैल्यू निकाली गई है और लोएस्ट निकाली गई है, टाइम में जो हाईएस्ट और लोएस्ट है, मास में जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है, उनका जो रेशियो जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये आता है, इसी के टर्म्स में आता है। तो ये अपने आप में अभी पता नहीं कि कोइंसिडेंस है कि क्या है, लेकिन साइंटिस्ट इसको वंडर करते हैं। अब आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है, इन जनरल लाइफ में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक ही मतलब है, जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी है कि एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू कितना पास है, ठीक है। और प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितना पास है। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बच्चे का वेट है 10.34 केजी, ठीक है। ये क्या है, इसका एक्चुअल वेट है, ठीक है। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 5 to 6 टाइम, 5-6 बार मेजर किया, तो कितना आ रहा है वेट, 10.32 आया। सुबह खाली पेट किया, शाम को खाना खाने के बाद किया 10.35 आया, फिर किया 10.33 आया, रात को किया 10.31 आया। अब ये क्या हुआ, ये हुआ इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। ये कितना एक्यूरेसी अगर हमें नापनी है तो एक्यूरेसी कैसे नापेंगे कि ये जो वैल्यू है हमने मेजर करी है, ये क्या है, मेजर वैल्यू है। तो ये मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, ठीक है, कितना डिफरेंस है मेजर वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में, इसको बोलते हैं आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में और जो यहाँ पे हमने वैल्यू मेजर करी है बच्चे का वेट का, उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। 10.34 में और 10.32 में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। ये सारी मेजर वैल्यू है, ठीक है, ये भी मेजर वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है। तो ये तो हो गया एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन का मतलब है ये जो मेजर्ड वैल्यू है 4, ठीक है, इनको मैं नाम देता हूं M1 M2 M3 4, ये 4 जो मेजर्ड वैल्यू हैं ये आपस में कितना क्लोज हैं, इसको बोलते हैं प्रिसीजन। समझ में आया आपको, ये जो मेजर्ड वैल्यू हैं M1 M2 M3 M4 ये आपस में कितना क्लोज हैं, इसे बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। इसको हम
एक तरीके से इसको हम रेजोल्यूशन से भी इसको लिंक करते हैं कि कितना रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये शूटिंग का गेम होता है, ठीक है। शूटिंग के गेम में मान लीजिए आपका ये जो बीच में सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, ये मान लीजिए आपका है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है आपकी एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए इस डायग्राम में एक्चुअल वैल्यू से ये मान लीजिए 4 गोलियां चलाई हैं, चार बार शूटिंग हुई है तो 4 गोलियां ही हैं, 4 जो ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो एक्यूरेसी क्या है इसमें, हाई है। क्यों एक्यूरेसी हाई है? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो रेड वाला जो बीच वाला है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू से जो जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है, बहुत क्लोज है, क्योंकि बिल्कुल पास ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, हाई हो गई। अब प्रिसीजन की बात करेंगे। प्रिसीजन कैसे देखेंगे, ये जो 4 वैल्यू आई है हमारे पास, 4 ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये आपस में कितने क्लोज हैं, ये आपस में देख सकते हैं पिक्चर में काफी क्लोज है। तो इसमें क्या हुआ, एक्यूरेसी भी हाई हो गई और प्रिसीजन भी हाई हो गया, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और जो मेजर्ड वैल्यू का है, मेजर्ड वैल्यू ये रही। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या है, दूर है, इसलिए क्या है यहाँ पे एक्यूरेसी लो है। लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो आपस में क्या है, काफी पास है, इसीलिए क्या है एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या है आपका, हाई हो गया। इसको देखिए, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। एक्यूरेसी इस पिक्चर में क्या है, हाई है, क्योंकि देखिए ये जितनी मेजर्ड वैल्यू है पास ही है, ठीक है, ये काफी पास है, इसके बिल्कुल पास ही है मेजर्ड वैल्यू, तो क्या है एक्यूरेसी हाई है। लेकिन ये जो मेजर्ड वैल्यू है आपस में एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, ब्लैक स्पॉट्स आपस में एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, इसलिए क्या है प्रिसीजन लो है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी एक्चुअल वैल्यू ये है, जो बीच वाला पार्ट हमेशा एक्चुअल वैल्यू है। अब इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, ये जो मेजर्ड वैल्यू ये रही, 4 मेजर्ड वैल्यू हैं, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू से क्या है, एक्चुअल वैल्यू से क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है बीच में, इस टाइम क्या है, ये दूर है ना एक्चुअल वैल्यू से, तो क्या हो गया, एक्यूरेसी लो हो गई। और ये आपस में एक दूसरे से क्या है, आपस में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं आपस में एक दूसरे से क्या है, आपस में एक दूसरे से दूर हैं, तो इसलिए प्रिसीजन भी यहाँ पे लो हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है, तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और हिट करिए लाइक बटन पे और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एक ईजी लैंग्वेज में मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।